हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे WD गैन के स्टॉक मार्केट के मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। WD गैन ने अपने बुक में, दूसरे बुक में, इस बुक में तो नहीं लिखा है कि 9 जो होता है वो हाईएस्ट डिजिट होता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ होना है, कोई भी या स्पेकुलेशन जब आप करते हो और कुछ प्रोडिक्शन करते हो और अगर उसके पीछे आप नौ अलग अलग कारण अगर बता देते हो या 9 अलग अलग कारण आप जान जाते हो तो फिर उस चीज़ का कंफर्मेशन लगभग 100% हो जाता है। मतलब 9 अलग अलग मेथड से अगर आप कोई कंक्लूजन निकालते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक का बॉटम ये होगा, 9 अलग अलग मेथड से, ठीक है, तो उसके बाद अगर 9 मेथड उसको सेटिस्फाई करता है तो आपका 100% चांस है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। अब ये जो 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर का हेडिंग क्या है? रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध किसका, है ना? ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, है ना। अगर ऊपर जाता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और नीचे आते हुए अगर स्टॉक मार्केट पे कोई मतलब पर्टिकुलर प्राइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को यहाँ पे उन्होंने एक ही बात बोला, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब मार्केट में 2 डायरेक्शन होते हैं, अप और डाउन। दोनों डायरेक्शन में जो अवरोध आएगा उसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को बकवास लगे, ठीक है, पर जो स्टॉक मार्केट में सच में रियली बाय हार्ट जो इन्वॉल्वमेंट जिसका होगा ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ना फ्रेंड्स। अब देखना, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखा कि 100 अलग अलग बुक को एक बार पढ़ने के बजाय अगर मैं कोई एक बुक 100 बार पढ़ूंगा ना तो इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझना। वैसे ही किसी बुक को 100 बार बार रिपीट करने के बजाय एक एक लाइन को 100 बार पढ़ के आप अगर जाओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन जाओ, फिर देखो कमाल, आपको कितना मज़ा आएगा और मतलब आपको क्या समझ आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक हिंट था, जिसको समझना है वो समझ जाएगा। अभी आगे WD गैन के इस चैप्टर की बात करते हैं तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है? इफ़ वी विश टू अवॉइड फेलियर इन स्पेकुलेशन वी मस्ट डील विद द कॉज, है ना। अब यहाँ पे WD गैन ने यूनिवर्सल लॉ, एक यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताया और वो लॉ क्या है? कॉज एंड इफेक्ट का लॉ, है ना। हमारे उपनिषद में क्या कहा जाता है? कारण प्रभाव का नियम, कॉज और इफेक्ट का लॉ। WD गैन की खास बात यही है, उन्होंने कोई भी चीज़ स्टार्ट किया ना तो पहले यूनिवर्सल लॉ से स्टार्ट किया। अगर आप WD गैन को समझते हो, एकदम बेसिक वे में समझो, आप वो कॉम्प्लिकेटेड आप खुद बना लेते हो। बताया उन्होंने सिंपल है। अब एक से लेकर 10 की गिनती मैं 100 बार बोलूँगा ना तो आपको वही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, है कि नहीं। पर है गिनती 1 से 10 के बीच। तो जो बंदा इस बात को समझेगा, कारण प्रभाव का नियम मतलब कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे कारण है, ठीक है। उन्होंने आगे क्या एक लाइन और क्या बोली है कि जो एग्जिस्टेंस है, कोई भी चीज़ का अस्तित्व तब होगा जब वह एग्जैक्ट प्रोपोर्शन और परफेक्ट रिलेशन में होगा। मतलब एग्जिस्टेंस का या अस्तित्व का आधार क्या है? परफेक्ट रिलेशनशिप एंड एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि आप एक बात को समझना, अगर चांद स्पेस में लटका है तो चांद और अर्थ का, चांद और सन का जो रिलेशनशिप है वो एकदम एग्जैक्ट है। वो थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो चांद वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो आज तक आप अपने आप को बैलेंस वे में रख पाए हो, बैलेंस वे में हो। आप अगर छत में, जैसे ये मेरा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे है ये वाला घर, तो आप समझो इसको मैं फर्स्ट फ्लोर पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरा वेट और ये जो फ्लोर को जो सपोर्ट दे रहा है वो दोनों आपस में बैलेंस है। ये थोड़ा भी इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? स्ट्रक्चर कोलैप्स होकर अपन नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात सब जानते हैं, पर इसको यूज़ कैसे करना है वो इन्होंने अपने चैप्टर में बताया। देखो, मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको नहीं बताने वाला, मैं पर सिर्फ जो काम का चीज़ है, जहाँ जहाँ पे मैं अटका या जहाँ जहाँ पे आदमी को डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, सिर्फ वही पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया? जो अस्तित्व का आधार क्या है? परफेक्ट रिलेशनशिप एंड एग्जैक्ट प्रपोर्शन। ये क्या है? परफेक्ट रिलेशन क्या है? फिजिक्स, मैथ्स। एग्जैक्ट प्रपोर्शन क्या है? मैथ्स है। तो मतलब वो यूनिवर्सल लॉ अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैथ्स में। अब मैथ्स अगर कोई भी चीज़ में आप साइंस कन्वर्ट कर देते हो तो आपके लिए उसको हैंडल करना, उसको स्टडी करना और स्पेक्युलेट करना,
है ना, स्पेकुलेशन हर जगह पे है। एक किसान धान कब बोना है वो स्पेकुलेट करता है कि नहीं, कि फ्यूचर में धान होगा। आप इवन रात में सोते भी हो ना तो स्पेकुलेशन रहता है कि मैं सुबह इतने बजे उठ जाऊंगा। जिस दिन आप लेट में सोते हो तो आप, वो भी एक स्पेकुलेशन है। आप क्या है, आपको लगता है ये कॉमन है, ठीक है, पर ये आपको कॉमन इसलिए लगता है क्योंकि आप खुद के बारे में इतना ज़्यादा जानते हो ना कि आपका स्पेकुलेशन आपको स्पेकुलेशन नहीं लगता, वो नॉर्मल लगता है। आप स्टॉक के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्पेकुलेशन लगने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसको समझना होगा यहाँ से काफ़ी चीज़ उसको हिंट मिल सकता है। अभी उन्होंने एक क्या बोला है कि देयर इज़ नो चांस इन नेचर, है ना, मतलब ये WD गैन का कोटेशन है, देयर इज़ नो चांस, चांस नहीं, तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का होता ही नहीं, तुक्के से कुछ है ही नहीं। जो है वो फिर आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल में और जाएंगे तो वो अलग डायरेक्शन हो जाए, पर जो फिजिकल वर्ल्ड में, इस फिजिकल माया जगत में तुक्का तो है ही नहीं, जो भी है एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है और परफेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, अभी आपको समझना कि आगे उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किसके साथ किया, फैराडे बहुत फेमस साइंटिस्ट है, सब लोग जानते हैं। तो उनका एक लॉ था, क्या लॉ था, उनका एक कथन था, कि देयर इज़ नथिंग इन द यूनिवर्स बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ फोर्सेस। मतलब इस संसार में कुछ भी नहीं है बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ फोर्स है। जैसे कि ये पैड में अगर एक उठा के रखा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, पैड का वेट और मेरे हाथ से जो लगाया जाने वाला फोर्स है वो दोनों इक्वलाइज हो रहा है, तभी पैड यहाँ पे स्टडी है। ये पेपर स्टडी इसलिए है क्योंकि मेरे द्वारा लगाया गया बल और इस पेपर का जो द्वारा लगाया गया बल, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट जीरो कर देगा, इसलिए यहाँ पे हेल्दी है। जैसे ही मैं हटाऊंगा तो अपने इस वेट के कारण ये गिर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही वो बात है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने को ना दो इन्फॉर्मेशन मिला। पहला इन्फॉर्मेशन क्या, कारण और प्रभाव का नियम। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या, कि सारा चीज़ एग्जिस्टेंस, अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई टॉप एंड बॉटम बना तो कोई ना कोई परफेक्ट कोई रिलेशनशिप होगा और एग्जैक्ट कोई ना कोई प्रपोर्शन में होगा, तभी वो बॉटम और टॉप एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो नया बेटा न्यू बॉटम बन जाता, न्यू टॉप बन जाता है। आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो अपन ये दो पॉइंट अपने को मिला। इन दोनों पॉइंट से WD गैन ने इसी चीज़ को और आगे क्या बताया है कि जो फ्यूचर में होने वाले जो टॉप एंड बॉटम है, जो बनने वाले हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी एवरेज का, फ्यूचर में जो टॉप एंड बॉटम बनने वाला है वो उसका रिलेशन होता है किससे, जो पास्ट में टॉप एंड बॉटम बना है उससे। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप आज जिस मतलब फ्यूचर में आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होने वाला है तो आपके अकाउंट का कभी बॉटम बना होगा, आप कभी उसको कैलकुलेशन में करके देखना, तो उस बॉटम का आपके नेक्स्ट जो अकाउंट का बॉटम बनने वाला है उससे कोई ना कोई रिलेशनशिप हो गई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझना, जो मंथ के एंड में जो पैसा बचा ले रहा होगा, ठीक है, उस बंदे का पैसा बार बार बढ़ते जाता होगा। जिसका जीरो रहता होगा, जीरो रहता होगा, कोई ना कोई रिलेशन रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना, जैसे कि कोई इंसान है, आप उसके बारे में कैसे जान जाते हो। जैसे आप मान लो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं, आपको हमेशा पता होगा कि ये 10 मिनट लेट आता है, या आप जब पहुँचे नहीं रहते पर आपको पता होगा कि यहाँ ये 2-3 बंदे तो मेरे से पहले पहुँच जाते हैं। कैसे जानते हो आप, क्या आपने इसका कोई स्टडी किया, कहीं पे टाइम नोट किया? तो बार प्रैक्टिस या बार होने से, है ना, आप अपने आप ये सब चीज़ें जान लेते हो। वैसे ही किसी स्टॉक का टॉप और बॉटम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये भी एक अच्छा हिंट यहाँ पे मैं आपको दिया हूँ। ठीक है, अभी उन्होंने एक क्या बात बोला, WD गैन का सेंटेंस है इस रेजिस्टेंस लेवल चैप्टर का, द मूवमेंट ऑफ स्टॉक बिटवीन एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो आइदर इन अ मेजर और अ माइनर मूव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी भी स्टॉक का जो टॉप है, एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम लो, किसी भी मूवमेंट का बॉटम से टॉप तक गया, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन दोनों के डिवीज़न में, इस टॉप और बॉटम जो प्राइस रेंज है, उन दोनों के डिवीज़न को आइडेंटिफाई करके हम नेक्स्ट टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई या नेक्स्ट जो मूव, देखो समझना, जैसे कि मार्केट बॉटम से लेके टॉप किया, ठीक है, बॉटम 10 रुपीज़ का बनाया, टॉप 100 रुपीज़ का बनाया, तो ये जो मूवमेंट है वो क्या, इस मूवमेंट से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जब आप ले रहे हो तो वो डाउन ट्रेंड में कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस, इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल बोला है। चाहते तो वो सपोर्ट, इस क्या बोलते हैं चैप्टर का नाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों रख सकते थे, नहीं उन्होंने सिर्फ रेजिस्टेंस बोला। क्यों? क्योंकि देखो आप कोई भी टॉप कोई भी बॉटम थोड़ी ले रहा है ना। अगर आप कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो स्टॉक कहाँ पे रुकेगा, तो क्या जो उसका अप ट्रेंड वाला एक्सट्रीम हाई और लो होगा उसके बीच का रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। बहुत लोग इसको समझते नहीं है। हो सकता है मेरे इतना बताने के बावजूद किसी को भी एक कचरा टाइप का वीडियो लगे, पर जो ध्यान देगा उसको समझ में आएगा कि उसका लेवल क्यों सही नहीं लगता था, क्यों सही नहीं करता था। तो आप समझो मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप बाय करने के लिए वेट कर रहे हो कि कहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो आप अप ट्रेंड में जो हाई और लो है वहाँ से रेजिस्टेंस लेवल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल का जो चैप्टर है, हम लोग क्या करते हैं प्राइस के हिसाब से रेजिस्टेंस निकालते हैं, पर हमको प्राइस मूवमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल निकालना है। जैसे मार्केट 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ तक गया, तो कई लोग 20 रुपीज़ के रेजिस्टेंस के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल नहीं निकालते। 10 to 20 का गैप कितना हुआ? 10 रुपीज़। तो ये 10 रुपीज़ का जो मूवमेंट है इसमें कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है वो, क्योंकि ये ही स्पेस है। देखो अगर आप मॉडर्न साइंस में जाओगे ना, तो मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि टाइम और स्पेस दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा, सेपरेट कोई स्पेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जहाँ टाइम नहीं है ना वहाँ स्पेस भी नहीं है, जहाँ स्पेस नहीं है ना वहाँ टाइम भी नहीं है। ठीक है, मुझे तो ये बात एकदम क्लियर है। आप थोड़ा सा साइंस को स्टडी करो, बहुत टाइम लगता है इसको क्लियर होने में। सेम वैसे ही अब मैं स्टॉक मार्केट में शायद मैं इससे रिलेट करूँ तो आपको समझ में आए। देखो प्राइस मूवमेंट तभी होगा जब टाइम में मूवमेंट होगा। अगर टाइम में मूवमेंट नहीं होगा तो क्या प्राइस मूवमेंट होगा? नहीं होगा ना। तो सेम वैसी स्पेस है, पर यहाँ पे प्राइस का मतलब कोई नंबर नहीं है, समझ रहे हो? ये है नंबर गैप, मतलब 10 रुपये से 20 रुपये, 10 रुपीज़, वो स्पेस है। ठीक है। अभी आगे उन्होंने 2 टाइप का मूवमेंट, अब ठीक है, अब कौन कौन से मूवमेंट को उन्होंने मैं आपको बताया था कि कौन कौन से मूवमेंट को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, उसको फिर से यहाँ पे बताता हूँ कि 2 टाइप का मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है 2 टाइप का? आप समझना, एक स्टॉक है वो अपना बॉटम लिस्ट हुआ, उसके बाद बॉटम 10 रुपीज़ का बनाया, उसके बाद 100 रुपीज़ का टॉप बनाया। अभी तक होंगे 15 साल से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, अभी मान लो 70 रुपीज़ चल रहा है फॉर एग्जांपल। तो 10 रुपीज़ बॉटम और 100 रुपीज़ टॉप, तो 10 to 100, ठीक है, ये 90 रुपीज़ का प्राइस मूवमेंट हुआ। तो आप 10 और 100 90 डिवाइड बाई 8 करोगे। उन्होंने 8 अलग अलग निकालने बोले। पहले क्या निकाला है कि 1/8 करो, उसके बाद 1/3 और 2/3 करो। आप चैप्टर को पढ़ो, मैं एकदम बच्चे लोग टाइप क्लास 1 क्लास 2 टाइप यहाँ पे बताने से कोई वो मतलब भी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो और अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। बट इस चीज़ को समझना, आप वो एक हो गया 10 to 100 में 90 रुपीज़ का आप 1/8 करोगे। दूसरा, मान लो स्टॉक 100 रुपीज़ का टॉप बना है, अब मान लो कंपनी बंद हो जाती है तो बॉटम कितना बनेगा? 0 रुपीज़ का बनेगा। मैक्सिमम पॉसिबल क्या है? तो डाउन साइड में है ना, जब मार्केट गिर के उठने वाला, तो आप जब कैसे करोगे? तो हाईएस्ट सेलिंग प्राइस, तो एक क्या करना है, एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई के बीच का प्राइस मूवमेंट, और एक हाईएस्ट सेलिंग प्राइस। सिर्फ प्राइस को आपको 8 टाइम्स में डिवाइड करना है। अब आप बोलना कि आप तो प्राइस मूवमेंट की बात कर रहे थे, पर वही आप समझो ना कि कोई भी स्टॉक सबसे मेजर लो कितना बना सकता है? 0 रुपीज़ का। और मेजर हाई कितना बना सकता है या बनाया? तो वो क्या है, बना सकता है। मेजर हाई अभी तक बनना तो वो तो आया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी तक का जो बनाया होगा 100 रुपीज़ का हाई बनाया। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा बहुत इस सर्कल में चलता है स्टॉक मार्केट। कोई भी लाइन, सिंगल स्टेटमेंट अपने आप में हमेशा गलत होता है, कोई भी लाइन। इसलिए बोलते बोलते मेरे को दूसरा स्टेटमेंट याद, क्योंकि वेरीफाई करना पड़ता है। और WD ज्ञान मैंने तो बोला है कि आप 9 अलग अलग जगह से वेरीफाई करो, उसके बाद ट्रेड लो। इसके बाद जो 10th चैप्टर है वो, उसमें हाउ टू ट्रेड थोड़ा बताया है, तो उसमें हो सके तो मैं अलग अलग 9 जो वेज है वो आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है फ्रेंड्स। अब उन्होंने क्या क्या कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है बोला है कि 1/8 करना है आपको, फिर 1/3 करना है और 2/3 करना है। अगला क्या बोला है उन्होंने कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है। अब कैसे समझना, अब समझना, मार्केट कोई 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक गया, 90 रुपीज़ का प्राइस गैप आया, तो अब इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने क्या किया है, 10 to 100 लिया है अब ट्रेंड में। अब मान लो कोई रिएक्शन आ रहा है तो आप बाय करने के लिए आप वेट करो,
ठीक है, आप बाय करो स्टॉक को, बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी खोजो। तो कहाँ पे खोजोगे, जब वो 1/2, ठीक है 1/2, वैसे तो इन्होंने 1/8 में भी बोला है, 2/8 वहाँ पर भी आता है, पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, 1/2 वाला। मतलब आप समझ जाओ 10 से 100 गया तो 45 रुपीज़ का आपका मिड पॉइंट आएगा। तो 100 में से 45 गया तो 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ क्या होगा इसका, हाफवे पॉइंट या मिड पॉइंट। और 100 रुपीज़ के हिसाब से क्या हो जाएगा, 50 रुपीज़। पर ये कब हम लोग यूज़ करेंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तब। अभी क्या हो रहा है, इसको हम लोग 10 से 100 कब यूज़ कर रहे हैं, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है और कहाँ से वो रिवर्सल मूव आ सकता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला है इन्होंने कि ये एक तो मिड पॉइंट होगा, उसके बाद जो 3/8 और 5/8 इस मिड पॉइंट के नेक्स्ट का रेजिस्टेंस लेवल ऊपर नीचे, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मार्केट रुक के वहाँ से रिवर्स अप ट्रेंड वापस ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला उन्होंने लास्ट में एक और रूल बताया है कि मान लो कोई स्टॉक 10 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ तक गया, उसके बाद माइनस वो 7/8, मतलब आप समझ जाओ 90 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 11 रुपये होता है। 10 रुपीज़ से 11, 21-22 रुपये। इस 21-22 रुपये से लेके जो आपका नेक्स्ट कितना होगा, 33 रुपये। 33 रुपये ये दोनों बीच के ट्रेड हो रहे हैं ना, तो ये मतलब नो मूवमेंट जोन पे है। मान लो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्टॉक 10 रुपये में था, बॉटम बनाया, वहाँ से 100 रुपये तक गया, उसके बाद गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। तो अगर गिरते गिरते वो अपना 7 मतलब 22 से 33 रुपीज़ के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो नो मूवमेंट वाला जोन में है। तो आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे। जब 33 रुपीज़ मतलब 2/8 इसको ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तब आप बाय करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि जिसको बहुत इंटरेस्ट होगा WD गैंग को, जो समझना चाहते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं क्लासेस में काफ़ी चीज़ बताया हूँ, उनको हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस में काफ़ी चीज़ इसमें से निकाल देते हैं, ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो होप लॉ फियर वाला फंडा तो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताते हैं, तब तक के लिए बाय।